Ways a narcissist reacts when you become silent. Narcissist के 7 most common reactions to silence. When your silence becomes your strength, जब आपकी चुप्पी बन जाती है आपकी ताकत। ये वीडियो आपके लिए है जो समझना चाहते हैं कि साइलेंस के दोनों पहलुओं को। क्या होता है जब एक नार्सिसिस्ट साइलेंस का यूज करता है और क्या होता है जब आप कॉन्शियस चॉइस के साथ साइलेंट होते हैं। मैं आपको एक डीप जर्नी पर ले जाना चाहता हूं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एक नार्सिसिस्ट साइलेंस को एक वेपन की तरह यूज करता है और कैसे आप इसी साइलेंस को अपनी हीलिंग का टूल बना सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अपने टॉक्सिक पार्टनर को जवाब देना बंद कर देते हैं तो सारी दुनिया ही बदल जाती है। एक दिन वो आपको गिफ्ट से दबा रहे होते हैं, दूसरे दिन थ्रेट्स दे रहे होते हैं, कभी वो रो रहे होते हैं, कभी चिल्ला रहे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं क्या मैं पागल हो रहा हूं? नहीं, आप पागल नहीं हैं। आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपकी साइलेंस जो आपका सबसे बड़ा बचाव है वही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मैं जानता हूं इस वक्त आप में से बहुत से लोग एक कॉम्प्लिकेटेड साइलेंस से गुजर रहे हैं। कुछ को आपके नार्सिसिस्टिक पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया होगा, कुछ को साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा होगा और कुछ खुद कॉन्शियस चॉइस के साथ साइलेंट है। शायद आप कंफ्यूज हैं, मैं रिस्पॉन्ड करूं या नहीं, या उनकी साइलेंस का मतलब है कि वो चेंज हो रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इसमें वो नॉलेज है जो एक नार्सिसिस्ट की हर स्ट्रैटेजी को समझने में हेल्प करेगी। मेरी रिक्वेस्ट है इसे एक शांत जगह में देखें, नोट्स बनाएं। हर बार देखने पर आप नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन के किसी नए पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे किसी कॉम्प्लेक्स गेम में हर मूव को समझना जरूरी होता है, वैसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हर साइलेंट मैसेज को डिकोड करना इंपॉर्टेंट है। और जब आप समझ जाएंगे तो आप हर सिचुएशन में कॉन्शियस चॉइस कर पाएंगे। नाउ नार्सिसिस्ट की साइलेंस, जब वो खामोशी को हथियार बनाते हैं, व्हेन नार्सिसिस्ट वेपनाइज साइलेंस। क्या आपका पार्टनर कभी कभी बिना किसी रीजन के अचानक से साइलेंट हो जाता है? कभी सोचा है कि उनकी साइलेंस में छिपा है एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल अटैक? अब हम डिकोड करेंगे नार्सिसिस्ट की स्ट्रैटेजिक साइलेंस को, वो साइलेंट मोमेंट्स जो एक्चुअली साइलेंट नहीं होते हैं। रिसर्च इंडिकेट्स कि एक नार्सिसिस्ट की साइलेंस रैंडम नहीं होती। 89% केसेस में ये एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा होती है। हर मोमेंट ऑफ साइलेंस एक एजेंडा के साथ आता है। नार्सिसिस्टिक साइलेंस की साइकोलॉजी क्या है? जब एक नार्सिसिस्ट साइलेंट होता है तो वो एक्चुअली बहुत कुछ कह रहा होता है। उनकी साइलेंस एक पावरफुल मैसेज होती है, देखो मैं तुम्हें कितना हर्ट कर सकता हूं, तुम मेरे बिना कितने हेल्पलेस हो। ये एक ऐसी चुप्पी है जो चीखती है। क्या आप अभी नार्सिसिस्ट की साइलेंस से जूझ रहे हैं या फिर उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से दे नहीं पा रहे? आप अकेले नहीं हैं। हमारी काउंसलिंग टीम से एक कॉन्फिडेंशियल 1-on-1 डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी यूनिक सिचुएशन को समझकर पर्सनलाइज गाइडेंस देंगे। आपकी एक कॉल आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं और आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन प्रेस करके हमारी मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबर्स को मिलते हैं अर्ली एक्सेस टू वीडियोस इन प्राइवेट वीडियो सेक्शन। कमेंट सेक्शन में स्पेशल मेंबरशिप बैज के साथ हाईलाइट योर कमेंट्स। रिमेंबर, कभी कभी बस एक राइट गाइडेंस से पूरी स्टोरी बदल जाती है। कॉल अस नाउ एट द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और अब समझते हैं नार्सिसिस्ट की साइलेंस के वो डेडली पैटर्न्स जो हर विक्टिम को पहचानने चाहिए।
स्ट्रैटेजिक साइलेंस के 3 डेडली फॉर्म्स। नंबर 1, प्यूनिटिव साइलेंस, रोजमर्रा की बात पर अचानक से कंप्लीट साइलेंस। आपने उनकी कोई बात नहीं मानी, कोई विश पूरी नहीं की, या फिर उनके ईगो को थोड़ा सा भी हर्ट किया और अचानक से वो एक इनविजिबल वॉल खड़ी कर देते हैं। नो एक्सप्लेनेशंस, नो आर्गुमेंट्स, बस प्योर कोल्ड साइलेंस। नंबर 2 इज मैनिपुलेटिव साइलेंस। ये वो साइलेंस है जो आपको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए यूज की जाती है। जब तक आप अपोलोजाइज नहीं करते, माफी नहीं मांगते, तब तक साइलेंस कंटिन्यू रहती है। यहाँ तक कि कई बार जब आपने कुछ किया ही नहीं होता, तब भी ये साइलेंस आपको गिल्टी फील करवाती है। नंबर 3, कंट्रोल बेस्ड साइलेंस। ये सबसे डेंजरस फॉर्म होता है। इसमें वो सिलेक्टिव साइलेंस का यूज करते हैं। कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे, कुछ पर नहीं। कुछ सिचुएशन में नॉर्मल होंगे, कुछ में कंप्लीटली साइलेंट। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको कांस्टेंट एंजाइटी में रखती है। नार्सिसिस्ट की साइलेंस एक इनविजिबल प्रिजन की तरह है। आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसकी दीवारें आपको सफोकेट करती हैं। ये उस स्लो पॉइजन की तरह है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से आपके इमोशनल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। एक केस स्टडी जहां पार्टनर ने बर्थडे पर कोई विश नहीं किया, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, पूरा दिन साइलेंट रहे। रीजन, क्योंकि पिछले वीक आपने उनकी कोई बात नहीं मानी थी। दूसरा एग्जाम्पल, एक कपल की स्टोरी जहां नार्सिसिस्ट ने पूरे फैमिली फंक्शन में पार्टनर के साथ एक भी बात नहीं की। सब देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन वो अपनी साइलेंट पावर का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तीसरा केस, जहां पार्टनर सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करता था, बिल्स, ग्रोसरीज, नेसेसरी अरेंजमेंट्स, लेकिन इमोशनल टॉपिक्स पर कंप्लीट साइलेंस। ये पैटर्न्स मन तक चला। समझिए इसे एक रिमोट कंट्रोल की तरह, जिससे वो आपके इमोशंस को म्यूट और अनम्यूट करते रहते हैं, या फिर एक इनविजिबल लीश की तरह, जितना आप दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको खींचकर वापस लाती है। आइए समझते हैं नार्सिसिस्टिक साइलेंस का पूरा पैटर्न। ये कैलकुलेटेड गेम की तरह होता है जिसके 3 फेसेस हैं। पहला फेस है द बिल्डअप। धीरे धीरे वो छोटी छोटी बातों को कलेक्ट करते हैं। कभी आपकी कोई बात उन्हें ट्रिगर करती है, कभी कोई एक्शन। वो परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं। एक टेंशन बिल्ड हो जाती है, जैसे तूफान आने से पहले की शांति। फिर आता है दूसरा फेस, द एग्जीक्यूशन। अचानक से टोटल विड्रॉल, एक कोल्ड बिहेवियर जो आपको शॉक कर दे। मिनिमल कम्युनिकेशन, सिर्फ उतना ही बोलेंगे जितना एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, जैसे अचानक से एक इनविजिबल वॉल खड़ी हो गई है। और फाइनल फेज होता है द पावर प्ले। आप वो बस वॉच करते हैं, आपकी एंजाइटी को देखते हैं, आपके हर रिएक्शन को नोट करते हैं, वो एंजॉय करते हैं, ये कंट्रोल और वेट करते हैं कि कब आप ब्रेक होंगे। इस पूरे पैटर्न का विक्टिम पर डीप साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। एक कांस्टेंट सेल्फ डाउट स्टार्ट होता है, एंजाइटी पीक्स पर पहुंचती है, धीरे धीरे इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। आप एग शेल्स पर चलने लगते हैं, हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, और फाइनली अपनी सेल्फ वर्थ खोने लगती है। और ये सब एक टाइमलाइन फॉलो करता है। पहले 3 दिन कंफ्यूजन के होते हैं। आप सोचते रहते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या वो अपसेट हैं, क्या मुझे पूछना चाहिए। डे 4 से 7 तक एंजाइटी बढ़ने लगती है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, स्लीप प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, कंसंट्रेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है, और 2 वीक्स के बाद आता है इमोशनल ब्रेकडाउन का फेस। सेल्फ ब्लेम अपने पीक पर पहुंच जाता है। आप डेस्परेट हो जाते हैं कोई रेजोल्यूशन पाने के लिए, और फाइनली आप रेडी हो जाते हैं सारी फॉल्ट अपने ऊपर लेने के लिए।
चाहे आपकी गलती हो या ना। रिमेंबर, जैसे कोई जहरीली गैस दिखाई नहीं देती लेकिन सफोकेट करती है, वैसे ही नार्सिसिस्ट की कैलकुलेटेड साइलेंस भी आपको स्लोली डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन याद रखिए, जब आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो उनकी साइलेंस अपनी पावर खो देती है। साइलेंस एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है जो दोनों तरफ से काट सकती है। इसका इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन इसे यूज कर रहा है और किस पर्पस के लिए। जब एक नार्सिसिस्ट साइलेंस को वेपन बनाता है तो वो इसे 3 तरह से यूज करता है। कभी ये एक पनिशमेंट बन जाती है, एक सजा जो बिना कुछ कहे दी जाती है। कभी ये कंट्रोल का टूल बन जाती है जिससे वो आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, और कभी ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम बन जाती है जो आपको मेंटली तोड़ देती है। लेकिन वही साइलेंस जब विक्टिम कॉन्शियस चॉइस के साथ यूज करता है तो ये एक पावरफुल शील्ड बन जाती है। अब ये आपका प्रोटेक्शन बन जाती है, एक सेफ स्पेस जहां नार्सिसिस्ट की मैनिपुलेशन नहीं पहुंच सकती। ये एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बन जाती है जो क्लियर मैसेज देती है कि अब मैनिपुलेशन नहीं चलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपकी हीलिंग का फर्स्ट स्टेप बन जाती है, वो पहला कदम जो आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्रीडम की तरफ लेके जाता है। द कंप्लीट साइकिल, साइलेंस का सफर। क्या आप जानते हैं कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में साइलेंस का एक पूरा साइकिल होता है? दैट्स फेज 1, नार्सिसिस्ट स्ट्रैटेजिक साइलेंस। जब वो आपको पहली बार साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं, आप सोचते हैं मैंने क्या गलत किया। आप उनकी साइलेंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। फेज 2, विक्टिम्स लर्निंग फेज। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि ये एक पैटर्न है। आप नोटिस करते हैं कि उनकी साइलेंस कैलकुलेटेड होती है, और फिर एक दिन आप डिसाइड करते हैं अब मैं भी साइलेंट रहूंगा। फेज 3, पावर शिफ्ट। और यहीं आता है वो गेम चेंजिंग मोमेंट जब आप कॉन्शियस चॉइस के साथ साइलेंट होते हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट है जो एक नार्सिसिस्ट को कंप्लीटली शेक कर देता है। अब नार्सिसिस्ट के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो अपनी पावर खो दे या फिर नई मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज ट्राई करे। और यहां से शुरू होता है 7 रिएक्शंस का वो डेंजरस साइकिल। हर रिएक्शन एक नई स्ट्रैटेजी है, हर मूव एक नया अटेम्प्ट है कंट्रोल पाने का। तो अब आपने जान लिया है कि कैसे एक नार्सिसिस्ट साइलेंस को डेडली वेपन की तरह यूज करता है। तो अब 2 चॉइसेस हैं आपके पास। आगे की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे जब आप कॉन्शियस चॉइस के साथ साइलेंट होते हैं तो नार्सिसिस्ट किन 7 डेंजरस वेज से रिएक्ट करता है। Or another previous video on our English channel titled How do narcissists feel when you ignore them? What happens when you ghost, discard, go silent? या अगर आप खुद नार्सिसिस्ट के साइलेंट ट्रीटमेंट से डील कर रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियो साइलेंट ट्रीटमेंट इन टॉक्सिक मैरिज 10 ways टू रिस्पॉन्ड जब वो बात करना बंद कर दे, नार्सिसिस्ट जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो लेट्स बिगिन, क्योंकि कभी कभी साइलेंस को समझना ही सबसे बड़ी समझ होती है। सो देयर रिएक्शन नंबर 1 इज लव बॉम्बिंग। जब साइलेंस से टूटता है कंट्रोल, द फर्स्ट मूव व्हेन साइलेंस ब्रेक्स देयर कंट्रोल। क्या आपको याद है वो टाइम जब आपने अपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर को जवाब देना बंद कर दिया था? उसके बाद कैसे अचानक से गिफ्ट्स, प्रॉमिसेस और अटेंशन की बारिश होने लगी थी। अब हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट के फर्स्ट वेपन लव बॉम्बिंग के बारे में। रिसर्च शोज कि 90% नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में साइलेंस का पहला रिएक्शन लव बॉम्बिंग होता है। ये कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है जो विक्टिम को इमोशनली ट्रैप करने के लिए डिजाइन की जाती है। लव बॉम्बिंग का सच, जब एक नार्सिसिस्ट को लगता है कि उनका इमोशनल सप्लाई और कंट्रोल खतरे में है तो वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करते हैं जो साइकोलॉजी में लव बॉम्बिंग कहलाती है। ये एक ऐसा इमोशनल मैनिपुलेशन है जो इतना स्वीट और इंटेंस होता है कि विक्टिम को लगता है शायद इस बार सच में चेंज हो रहा है। लव बॉम्बिंग के 3 मेन पैटर्न्स होते हैं। नंबर 1, तुरंत
खुशी का जाल। इमेजिन एक सीन, आप कुछ दिनों से साइलेंट है, अचानक एक दिन आपका पार्टनर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आता है, आपकी फेवरेट चीजें, वो ड्रेस जो आप कब से चाह रहे थे, या वो गैजेट जिसके बारे में आपने कभी कैजुअल बात की थी। इस छोटी से छोटी विश को पूरा करने की कोशिश, रेस्टोरेंट डेट से लेकर सरप्राइज प्लान्स तक सब कुछ एक्सेसिव होता है, ऑलमोस्ट ओवरवेलमिंग। नंबर 2, सपनों की दुनिया। फिर शुरू होता है फ्यूचर फेकिंग का खेल। वो सारी बातें जो आप हमेशा से सुनना चाहते थे, हम दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, मैं अपनी जॉब चेंज कर लूँगा, हम ड्रीम्स हाउस खरीदेंगे, हर वो सपना जो आपने शेयर किया था वो आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं। नंबर 3, भावनाओं का खेल। यहाँ इमोशनल मैनिपुलेशन अपने पीक पर पहुंचती है। पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ लव, सबके सामने आपकी तारीफ, सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट, हर कोई सोचता है कितना परफेक्ट कपल है। लव बॉम्बिंग एक डेजर्ट में मिराज की तरह है, दूर से देखने पर लगता है वहां पानी है, आप जितना उसकी तरफ बढ़ते हैं उतना ही वो दूर हो जाता है। अल्टीमेटली ये एक इल्यूजन निकलती है, ये एक चीनी की परत चढ़ी जहरीली गोली की तरह है, ऊपर से मीठी अंदर से टॉक्सिक। ना इसके रियल लाइफ एग्जांपल, एक कपल की स्टोरी, वाइफ ने हस्बैंड को इग्नोर करना स्टार्ट किया। अगले ही वीकेंड पर हस्बैंड ने सरप्राइज ट्रिप प्लान की, एक्सपेंसिव ज्वेलरी गिफ्ट की और फ्यूचर के बारे में बड़े बड़े प्लान शेयर किए। जैसे ही वाइफ ने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया, सब नॉर्मल हो गया। दूसरा केस, एक पार्टनर ने ग्रे रॉक टेक्निक्स यूज की। रिस्पॉन्स में दूसरे पार्टनर ने सोशल मीडिया पर लव कोट्स, कपल्स फोटोज और इमोशनल मैसेजेस की फ्लडिंग कर दी। पब्लिक सिंपैथी और अटेंशन गेन करने की क्लासिक स्ट्रैटेजी। तीसरा एग्जांपल, जब एक पार्टनर ने कम्युनिकेशन मिनिमाइज की तो दूसरे ने अचानक मैरिज काउंसलिंग सजेस्ट की, करियर चेंज की बात की और रिलेशनशिप को प्रायोरिटी बनाने के प्रॉमिसेस किए। लव बॉम्बिंग को समझिए एक मैजिक शो की तरह। मैजिशियन आपका ध्यान ग्रैंड जेस्चर से डाइवर्ट करता है, जबकि एक्चुअल मैनिपुलेशन बैकग्राउंड में हो रहा होता है। या फिर समझिए कि एक फिशिंग टेक्निक की तरह, पहले चारा डालो फिर धीरे धीरे जाल खींचो। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? लव बॉम्बिंग के दौरान विक्टिम के माइंड में इमोशनल टॉर्नेडो चलता है। एक तरफ रिलीफ की फीलिंग कि शायद रिलेशनशिप इंप्रूव हो रही है, दूसरी तरफ कंफ्यूजन, क्या ये सब जेन्युइन है? ट्रस्ट और डाउट के बीच कांस्टेंट स्ट्रगल चलती रहती है। जैसे शांत सागर में अचानक आया तूफान डेंजरस होता है, वैसे ही लव बॉम्बिंग भी एक वार्निंग साइन है बड़े इमोशनल स्टॉर्म की। लेकिन क्या होता है जब ये लव बॉम्बिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, जब आपकी साइलेंस टूटती नहीं, तब नार्सिसिस्ट का नेक्स्ट मूव क्या होता है? That's what we'll explore in our next section. Rage और intimidation का dark phase. So that'll be reaction number 2. Rage और intimidation. जब प्यार बदलता है जहर में, when love turns to rage, the narcissist second move. जब प्यार के रंगीन दिखावे से काम नहीं चलता तो narcissist का रूप बदलता है। उनकी लव बॉम्बिंग से रेज तक का सफर कैसा होता है, अब हम जानेंगे नार्सिसिस्ट के सेकंड वेपन के बारे में, जब प्यार की बारिश गुस्से के तूफान में बदल जाती है। स्टडीज रिवील कि 75% नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में लव बॉम्बिंग फेल होने के बाद एग्रेसिव इंटिमिडेशन का फेस आता है। ये ट्रांजिशन इतना सडन होता है कि विक्टिम को समझ ही नहीं आता कि कल तक का रोमांटिक पार्टनर आज इतना एग्रेसिव कैसे हो गया। रेज का साइकोलॉजी, एक नार्सिसिस्ट की रेज को नॉर्मल गुस्सा नहीं होती, ये कैलकुलेटेड मूव होती है। जब वो देखते हैं कि उनकी मीठी मीठी बातें, गिफ्ट्स और प्रॉमिसेस काम नहीं कर रहे तो वो अपना दूसरा रूप दिखाते हैं। इस फेस में वो विक्टिम को इंटिमिडेट करके उनकी साइलेंस तोड़ना चाहते हैं। रेज के 3 डेंजरस फेसेस होते हैं। नंबर 1, इनिशियल एक्सप्लोजन। पहले सटल हिंट से शुरुआत होती है, वॉइस का टोन चेंज हो जाता है, कमरे में दरवाजा जोर से बंद करना, चीजें पटकना, पैसिव एग्रेसिव कमेंट्स करना, ये सब कैलकुलेटेड होता है आपको डराने के लिए। इनफ, इतना नहीं कि आप लीगल एक्शन ले सकें,
नंबर 2, एस्केलेशन। अब थ्रेट शुरू होती है, कभी डायरेक्ट नहीं, हमेशा इनडायरेक्ट। तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगी, तुम्हारी फैमिली को पता चल जाएगा कि तुम कैसे हो। पर्सनल स्पेस वायलेट करना, कांस्टेंट मैसेजिंग, स्टॉकिंग बिहेवियर्स। नंबर 3, फुल अटैक। ये सबसे डेंजरस फेस है। पब्लिक ह्यूमिलिएशन, करेक्टर असैसिनेशन, फिजिकल स्पेस इन्वेजन। वो आपकी हर वीकनेस का यूज करेंगे आपको तोड़ने के लिए। नार्सिसिस्ट की रेज एक वोल्केनो की तरह है, जो पहले स्मोक सिग्नल्स भेजता है, फिर धीरे धीरे रंबल करता है और फाइनली एक्सप्लोड होता है। ये एक तूफान की तरह है जो आपकी साइलेंस की शांति को डिस्टर्ब करने आता है। जितना आप शांत रहते हैं उतना ही तूफान वायलेंट होता जाता है। नाउ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। एक प्रोफेशनल की स्टोरी, जब उन्होंने नार्सिसिस्टिक बॉस को ग्रे रॉक किया तो बॉस ने टीम मीटिंग्स में उनकी पब्लिक ह्यूमिलिएशन शुरू कर दी। एग्रेसिव ईमेल्स, थ्रेटनिंग नोट्स और प्रोफेशनल सैबोटेज की कोशिश। एक मैरिज का केस, पत्नी ने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया तो पति ने घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी, पर्सनल बिलोंगिंग्स को डैमेज किया, पासवर्ड चेंज करना और फैमिली को इन्वॉल्व करना। एक रिलेशनशिप में पार्टनर ने कांटेक्ट कम किया तो दूसरे ने सोशल मीडिया पर करेक्टर असैसिनेशन कैंपेन चला दिया। प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस लीक करना, म्यूचुअल फ्रेंड्स को मैनिपुलेट करना। इसे समझिए एक बच्चे के टेम्पर टेंट्रम की तरह, लेकिन एडल्ट के पावरफुल वेपन्स के साथ। जैसे बच्चा अटेंशन पाने के लिए रोता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट कंट्रोल पाने के लिए रेज का यूज करता है। या फिर एक वुंडेड एनिमल की तरह जो कॉर्नर होने पर सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? इस फेज में विक्टिम अक्सर फियर और एंजाइटी के बीच जीता है। एक कांस्टेंट टेंशन रहती है कि अगला अटैक कब और कैसे होगा। सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, क्या मेरी साइलेंस ही इस सब का कारण है? शुड आई जस्ट गिव इन? जैसे बिजली के तूफान के बाद रेनबो आता है, वैसे ही इस रेज फेज को सरवाइव करने के बाद आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ती है। लेकिन क्या होता है जब रेज भी काम नहीं करती, जब आपकी साइलेंस इस तूफान में भी नहीं टूटती, तब नार्सिसिस्ट एक और स्ट्रैटेजी ट्राई करता है, आपकी ही स्ट्रैटेजी को आपके अगेंस्ट यूज करना। आगे जानेंगे कैसे वो साइलेंस ट्रीटमेंट को एक वेपन की तरह यूज करते हैं। सो दैट बी रिएक्शन नंबर 3, साइलेंट ट्रीटमेंट, जब आपका हथियार आपके खिलाफ। The third move, when they use your weapon against you. क्या आपका नार्सिसिस्टिक पार्टनर अचानक से आपको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी को आपके अगेंस्ट यूज कर रहा है? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। रिसर्च इंडिकेट कि 85% नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम की सक्सेसफुल साइलेंस स्ट्रैटेजी को काउंटर अटैक के लिए यूज करते हैं। वो सोचते हैं अगर साइलेंस इतनी पावरफुल है तो मैं भी इसका यूज करूंगा। साइलेंट ट्रीटमेंट का डार्क साइकोलॉजी। ये फेज एक साइकोलॉजिकल चेस गेम की तरह होता है। नार्सिसिस्ट सोचता है अगर मेरा विक्टिम साइलेंस से मुझे कंट्रोल कर सकता है तो मैं भी उसी टेक्निक को और ज्यादा एग्रेसिवली यूज करूंगा। लेकिन उनका साइलेंट ट्रीटमेंट नॉर्मल साइलेंस से अलग होता है। ये कैलकुलेटेड, क्रूअल और मैनिपुलेटिव मूव होता है। साइलेंट ट्रीटमेंट के 3 डेंजरस लेवल्स होते हैं। नंबर 1, सोशल आइसोलेशन स्ट्रैटेजी। पहले वो आपको सोशल सर्कल से आइसोलेट करना स्टार्ट करते हैं। फैमिली फंक्शंस में इनवाइट नहीं करना, म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में बात नहीं करना, जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनका मोटिव होता है आपको अकेला और वल्नरेबल फील करवाना। नंबर 2, इमोशनल ब्लैकमेल थ्रू साइलेंस। अब वो आपके इमोशंस को टारगेट करते हैं। चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करना, इंपॉर्टेंस डिसीजन में आपको एक्सक्लूड करना और फिर इनडायरेक्ट तरीके से मैसेज भेजना कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। नंबर 3, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट। ये फाइनल स्टेज है जहां वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डेलिबरेटली आपसे हाइड करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस, फैमिली इमरजेंसीज,
चिल्ड्रन के स्कूल के मैटर कुछ भी शेयर नहीं करते। ये एक मिरर मेज की तरह है जहां आपकी स्ट्रैटेजी का रिफ्लेक्शन आपको कंफ्यूज कर रहा है। हर तरफ साइलेंस है, लेकिन ये टॉक्सिक साइलेंस है। इसे समझिए कि एको चैम्बर की तरह है जहां आपकी साइलेंस उल्टी होकर आप पर ही अटैक कर रही है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। एक केस में हस्बैंड ने ग्रे रॉक टेक्निक यूज की तो वाइफ ने पूरे फैमिली सिस्टम को ही ब्लॉक कर दिया। चिल्ड्रन से लेकर इन लॉज तक सबसे कम्युनिकेशन कट। स्ट्रैटेजी थी आइसोलेशन से प्रेशर क्रिएट करना। दूसरा एग्जांपल, एक वर्किंग प्रोफेशनल की स्टोरी। पार्टनर ने उनकी साइलेंस का जवाब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से और पासवर्ड को हाइड करके दिया। फाइनेंशियल कंट्रोल का क्लासिक केस। तीसरा केस, जहां एक पार्टनर ने दूसरे को साइलेंस का बदला चिल्ड्रन को इमोशनल पॉन बना कर लिया। चिल्ड्रन से कहना, देखो तुम्हारे मम्मी कैसे इग्नोर कर रहे हैं। ये उस सिचुएशन की तरह है कि एक कोल्ड वॉर की तरह है जहां डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल डैमेज मैक्सिमम है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? इस फेज में विक्टिम को एक डीप इमोशनल टर्मोइल का सामना करना पड़ता है। सेल्फ डाउट मैक्सिमम होता है। क्या मेरी साइलेंस ही सिचुएशन का कारण है? गिल्ट और कंफ्यूजन के बीच कांस्टेंट स्ट्रगल्स चलती है। जैसे डार्कनेस में भी स्टार्स शाइन करते हैं, वैसे ही टॉक्सिक साइलेंस के बीच भी आपकी इनर स्ट्रेंथ ग्रो करती है। लेकिन जब साइलेंट ट्रीटमेंट भी फेल हो जाता है तो नार्सिसिस्ट अपना सबसे डेंजरस कार्ड खेलता है, करैक्टर असैसिनेशन। आगे जानेंगे कि कैसे वो आपकी पब्लिक इमेज को टारगेट करते हैं। So that'll be reaction 4, character assassination. जब बदनामी का खेल शुरू होता है, the fourth move, the smear campaign begins. क्या आपकी साइलेंस के बाद अचानक से आपके बारे में नेगेटिव रूमर स्प्रेड हो रही हैं? क्या आपका नार्सिसिस्टिक पार्टनर सबको आपकी असली कहानी बता रहा है? वेलकम टू द स्मेयर कैंपेन। नार्सिसिस्ट का सबसे कुटिल हथियार। 92% नार्सिसिस्ट जब देखते हैं कि लव बॉम्बिंग और रेज साइलेंट ट्रीटमेंट कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो वो विक्टिम की पब्लिक इमेज को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन की साइकोलॉजी क्या है? ये फेज एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन का गेम प्लान होता है। नार्सिसिस्ट एक मास्टर स्टोरी टेलर बन जाता है जो आपकी कहानी को इस तरह ट्विस्ट करता है कि आप विलन लगने लगते हैं, और वो विक्टिम, उनका गोल होता है आपकी क्रेडिबिलिटी को इतना डैमेज करना कि कोई आपकी बात बिलीव ही ना करे। स्मेयर कैंपेन के 3 कैलकुलेटेड मूव्स होते हैं। नंबर 1, स्टोरी बिल्डिंग फेज। सबसे पहले वो एक परफेक्ट नैरेटिव क्रिएट करते हैं। आपकी पुरानी कॉन्वर्सेशंस, पर्सनल मोमेंट्स या छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर प्रेजेंट करते हैं। हर बात को कॉन्टेक्स्ट बदल देते हैं जिससे आप टॉक्सिक और प्रॉब्लमैटिक दिखें। नंबर 2, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन लीक। अब वो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन को स्ट्रैटेजिक तरीके से लीक करना स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रस्टेड सर्कल्स में, फिर धीरे धीरे वाइडर ऑडियंस तक। प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस, पर्सनल फोटोज या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करते हैं। नंबर 3, पब्लिक कैरेक्टर डिस्ट्रक्शन। फाइनल स्टेज में वो ओपनली आपके अगेंस्ट जाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, फैमिली गॉसिप, ऑफिस पॉलिटिक्स, हर प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं आपकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए। कैरेक्टर असैसिनेशन एक स्लो पॉइजन की तरह है, धीरे धीरे फैलता है लेकिन डैमेज परमानेंट करता है। जैसे एक ड्रॉप ऑफ इंक पूरे ग्लास ऑफ वाटर को कंटामिनेट कर देता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक झूठ से शुरू होता है, फिर पूरी इमेज कोलैप्स हो जाती है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की स्टोरी। जब उन्होंने नार्सिसिस्टिक बॉस को इग्नोर किया तो बॉस ने पूरी टीम में रूमर स्प्रेड कर दी कि वो इनकॉम्पिटेंट है। प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को मैनिपुलेट करके प्रेजेंट किया। एक कपल का केस, वाइफ ने ग्रे रॉक मेथड यूज किया तो हस्बैंड ने सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स को उनकी मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में कंसर्न शेयर करना स्टार्ट कर दिया। मैं तो बस वरिड हूं के नाम पर कैरेक्टर असैसिनेशन। तीसरा एग्जांपल, जब पार्टनर ने पूरे फैमिली सिस्टम में विक्टिम को अनस्टेबल और अनरीजनेबल प्रूव करने की कोशिश की। देखो कैसे मुझे इग्नोर कर रहे हैं से शुरू होकर शायद कोई अफेयर है तक की स्टोरीज। इसे समझिए एक नार्सिसिस्टिक पेंटर की तरह जो सेम कैनवस पर न्यू पिक्चर पेंट कर रहा है, आपकी लाइफ की पिक्चर को अपने कलर से रीपेंट कर रहा है।
या फिर एक चेस प्लेयर की स्ट्रैटेजी, जैसे पहले पीसेस को स्ट्रैटेजिकली प्लेस करता है फिर फाइनल अटैक करता है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? इस स्टेज पर विक्टिम को इंटेंस इमोशनल ट्रॉमा फेस करना पड़ता है, सेल्फ डाउट मैक्सिमम होता है, अपनी ही स्टोरी को डिफेंड करने में मेंटल एग्जॉशन होती है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं, कौन सच मान रहा है कौन झूठ। जैसे सूरज के सामने बादल टेम्पररी होते हैं, वैसे ही झूठ की काली घटाएं भी ट्रूथ के सामने टेम्पररी होती हैं। लेकिन करेक्टर असैसिनेशन के बाद क्या होता है? जब ये भी फेल हो जाता है तो नार्सिसिस्ट एक और पावरफुल वेपन यूज करता है, इमोशनल मैनिपुलेशन और गिल्ट ट्रिपिंग। आगे जानेंगे कैसे वो आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। दैट बी रिएक्शन नंबर 5, इमोशनल मैनिपुलेशन। जब गिल्ट का जाल बिछता है, द फिफ्थ मूव, द वेब ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन। अचानक से पार्टनर बीमार पड़ जाता है या उनकी लाइफ में कोई बड़ी क्राइसिस आ गई है या फिर सुसाइड की बातें कर रहे हैं। वेलकम टू इमोशनल मैनिपुलेशन, नार्सिसिस्ट का सबसे सटल लेकिन डेंजरस वेपन। रिसर्च शोज कि 95% नार्सिसिस्ट अपनी हर स्ट्रैटेजी फेल होने के बाद विक्टिम के इमोशंस को टारगेट करते हैं। ये मैनिपुलेशन इतनी सटल होती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। इमोशनल मैनिपुलेशन का डार्क आर्ट, ये फेस एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह होता है। नार्सिसिस्ट आपके हर इमोशनल ट्रिगर को जानता है, आपकी वीकनेस, फियर्स और गिल्ट पॉइंट्स। वो इन सब का यूज करके एक ऐसा इमोशनल वेब बुनता है जिससे एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। मैनिपुलेशन के 3 डेडली वेपन्स। नंबर 1, हेल्थ ड्रामा। सबसे पहले वो फिजिकल या मेंटल हेल्थ को वेपन बनाते हैं। सडन इलनेस, एंजाइटी अटैक्स या डिप्रेशन का ड्रामा। मैसेज क्लियर होता है, देखो तुम्हारी साइलेंस की वजह से मैं कितना सफर कर रही हूँ। नंबर 2, क्राइसिस क्रिएशन। अब वो आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस या प्रोफेशनल डिजास्टर्स, कुछ भी जो आपको इमोशनली एंगेज कर सके। हर क्राइसिस का ब्लेम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पर होता है। नंबर 3, सुसाइड मैनिपुलेशन। ये सबसे डेंजरस टेक्निक है। सुसाइड थ्रेट्स, सेल्फ हार्म की पिक्चर्स या इमोशनल ब्लैकमेल के मैसेजेस। गोल होता है आपको गिल्ट से इतना ओवरवेल्म करना कि आप वापस उनके कंट्रोल में आ जाएं। ये मैनिपुलेशन एक स्पाइडर वेब की तरह है, जितना आप एस्केप करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा फंसते जाते हैं। वेब इतना डेलिकेट दिखता है लेकिन होता एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। या समझिए एक मैजिशियन के इल्यूजन की तरह, आप जानते हैं ये सब रियल नहीं है, फिर भी इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है? एक केस में पार्टनर ने जब ग्रे रॉक टेक्निक कंटिन्यू की तो नार्सिसिस्ट ने सीवियर डिप्रेशन का ड्रामा स्टार्ट किया। हॉस्पिटल विजिट्स, मेडिकेशन पिक्चर्स और कांस्टेंट अपडेट्स, सब कुछ कैलकुलेटेड था। दूसरा एग्जांपल, जब वाइफ ने कॉन्टैक्ट मिनिमाइज किया, हस्बैंड ने अचानक अनाउंस किया कि कंपनी बैंकरप्ट हो रही है। रियलिटी में कोई क्राइसिस नहीं थी, सिर्फ इमोशनल प्रेशर क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी थी। तीसरा केस, पार्टनर ने बच्चों को इमोशनल पॉन्स बनाया। तुम्हारी साइलेंस से बच्चे मेंटली इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे मैसेजेस से इमोशनल ब्लैकमेल। इसे समझिए इमोशनल क्विक सैंड की तरह, जितना आप स्ट्रगल करते हैं उतना डीप सिंक करते जाते हैं। सर्वाइवल का एक ही वे है, शांत रहना और प्रोफेशनल हेल्प लेना। ये एक इमोशनल हॉस्टेज सिचुएशन की तरह है जहां निगोशिएटर आपके इमोशंस हैं और किडनैपर एक नार्सिसिस्ट। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? इस फेस में विक्टिम कांस्टेंट गिल्ट और एंजाइटी के बिटवीन स्ट्रगल करता है। सेल्फ क्वेश्चनिंग मैक्सिमम होती है, क्या मैं वाकई इतना सेल्फिश हूँ? अगर वो सच में हर्ट हो गए तो इस कंफ्यूजन में वापस टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे एक्टर स्टेज पर इमोशंस का ड्रामा करते हैं, वैसे ही नार्सिसिस्ट रियल लाइफ में इमोशनल मैनिपुलेशन का ड्रामा करते हैं। आपका रोल है ऑडियंस नहीं, डायरेक्टर बनना। लेकिन इमोशनल मैनिपुलेशन भी जब काम नहीं करती तो नार्सिसिस्ट अपना नेक्स्ट कार्ड खेलता है, द विक्टिम कार्ड। आगे जानेंगे कैसे वो खुद को बिगेस्ट विक्टिम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो दैट बी नंबर 6, द विक्टिम कार्ड। जब दोषी मासूम बनता है, द 6th मूव, व्हेन द अब्यूजर क्लेम्स विक्टिमहुड। क्या आपका नार्सिसिस्टिक पार्टनर अचानक से सबको बता रहा है कि आप कितने टॉक्सिक हैं? क्या वो खुद को एक इनोसेंट विक्टिम की तरह प्रेजेंट कर रहा है? वेलकम टू द विक्टिम कार्ड प्ले, नार्सिसिज्म की सबसे सोफिस्टिकेटेड मैनिपुलेशन टेक्निक। डाटा
डेटा शोज कि 88% नार्सिसिस्ट जब देखते हैं कोई मैनिपुलेशन टेक्निक काम नहीं कर रही तो वो खुद को बिगेस्ट विक्टिम प्रूव करने की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। ये उनका मास्टर स्ट्रोक होता है। विक्टिम गार्ड की साइकोलॉजी, ये फेस एक कंप्लीट रोल रिवर्सल का खेल है। नार्सिसिस्ट एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करता है जहां वो इनोसेंट विक्टिम बन जाता है और आप जो असली विक्टिम है विलन बन जाते हैं। ये मैनिपुलेशन इतनी कन्विंसिंग होती है कि लोग सोचने लगते हैं शायद हम सिचुएशन को ही गलत समझ रहे थे। रोल रिवर्सल के 3 स्ट्रैटेजिक मूव्स क्या हैं? नंबर 1, नैरेटिव फ्लिपिंग। सबसे पहले वो पूरी स्टोरी को फ्लिप कर देते हैं। आपकी साइलेंस उनके लिए इमोशनल अब्यूज बन जाती है। आपका सेल्फ प्रोटेक्शन उनके लिए क्रूअल्टी का प्रूफ बन जाता है। हर चीज को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि वो सफरिंग हीरो लगे। नंबर 2, सपोर्ट गैदरिंग। अब वो एक्टिवली सिंपैथी कलेक्ट करना शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी पेन शेयर करते हैं, मेंटल हेल्थ का कार्ड प्ले करते हैं, प्रोफेशनल हेल्प लेने का ड्रामा करते हैं, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो हील होना चाहते हैं। नंबर 3, पब्लिक विक्टिमहुड। फाइनल स्टेज में वो पब्लिकली अपनी हीलिंग जर्नी शोकेस करते हैं। थेरेपी सेशंस की अपडेट्स, सेल्फ हेल्प बुक्स की फोटोज और ग्रोथ की स्टोरीज शेयर करते हैं। मकसद होता है दुनिया को दिखाना कि वो चेंज के लिए रेडी हैं, लेकिन आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये एक थिएटर प्ले की तरह है। जब विलन अचानक से हीरो का कॉस्ट्यूम पहन लेता है, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाता है कि असली हीरो कौन है। या समझिए एक मैजिक ट्रिक जहां मैजिशियन ऑडियंस का अटेंशन एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट कर देता है जब तक आप समझ पाते हैं कि नैरेटिव बदल चुका होता है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है? एक केस में नार्सिसिस्ट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डेली अपडेट्स डालना शुरू किया। हीलिंग फ्रॉम साइलेंट ट्रीटमेंट, सर्वाइविंग इमोशनल अब्यूज, फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन सॉलिट्यूड। हर पोस्ट में सटल हिंट्स थे कि वो कैसे वो विक्टिम है। दूसरा एग्जांपल, एक नार्सिसिस्ट ने थेरेपी सेशन स्टार्ट की, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि सबको दिखा सके कि वो वर्क ऑन देमसेल्व्स कर रहे हैं। हर सेशन की डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लेकिन रियल चेंज जीरो। तीसरा केस, नार्सिसिस्ट ने पूरे फैमिली सिस्टम में खुद को एक केयरिंग पार्टनर के रूप में प्रेजेंट किया जो टॉक्सिक साइलेंस का शिकार है। हर फैमिली गैदरिंग में अपनी पेन की स्टोरी शेयर करते हैं। इसे समझिए चेस में एक ऐसी चाल की तरह जहां ओपोनेंट अपने पॉन को क्वीन में कन्वर्ट कर लेता है, गेम का पूरा डायनामिक ही चेंज हो जाता है। ये कोर्टरूम ड्रामा की तरह है जहां क्लेवर क्रिमिनल खुद को इनोसेंट विटनेस की तरह प्रेजेंट करता है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? इस फेस में विक्टिम को एक्सट्रीम गैसलाइटिंग का सामना करना पड़ता है। रियलिटी डिस्टॉर्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो खुद डाउट करने लगते हैं, क्या वाकई में मैं अब्यूसिव हूँ? क्या मेरी साइलेंस गलत है? जैसे कोई टैलेंटेड एक्टर ऑडियंस को अपनी एक्टिंग से मैनिपुलेट करता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम कार्ड से लोगों को मैनिपुलेट करता है। लेकिन याद रखिए हर शो का पर्दा एक दिन गिरता ही है। लेकिन विक्टिम कार्ड भी जब फेल हो जाता है तो नार्सिसिस्ट का लास्ट और मोस्ट डेंजरस मूव आता है, द फाइनल डिस्कार्ड। आगे जानेंगे कि कैसे वो अपनी हार को भी एक वेपन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दैट बी रिएक्शन नंबर 7, द फाइनल डिस्कार्ड, द आखिरी दाव, द फाइनल मूव व्हेन दे चूज टू लीव। क्या आपके नार्सिसिस्ट पार्टनर ने अचानक से सब कुछ खत्म कर दिया है, न्यू रिलेशनशिप अनाउंस कर दी है, या फिर एकदम से डिसअपीयर हो गए? वेलकम टू द फाइनल डिस्कार्ड, नार्सिसिस्ट की लास्ट और मोस्ट ड्रामेटिक मूव। स्टडीज रिवील कि 78% केसेस में जब नार्सिसिस्ट की सारी मैनिपुलेशन टेक्निक्स फेल हो जाती हैं तो वो फाइनल डिस्कार्ड का ही सहारा लेते हैं। ये मूव उनके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मैंने छोड़ा, मुझे छोड़ा नहीं गया। फाइनल डिस्कार्ड की साइकोलॉजी क्या है? ये फेस एक वुंडेड ईगो का लास्ट अटेम्प्ट होता है कंट्रोल पाने का। नार्सिसिस्ट के लिए ये एक फेस सेविंग स्ट्रेटजी है। वो सोचते हैं अगर मैं पहले मूव कर जाऊं तो मेरी इमेज विनर की रहेगी, विक्टिम की नहीं। फाइनल डिस्कार्ड के 3 ड्रामेटिक फेसेस क्या है? नंबर 1, द सडन एग्जिट, बिना किसी वार्निंग के कंप्लीट डिसअपीयरेंस, न्यू रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट या फिर करियर के नाम पर दूसरे सिटी में शिफ्ट होना। गोल होता है आपको शॉक में डालना और ये मैसेज देना कि वो आपके बिना ज्यादा हैप्पी हैं। नंबर 2, द पब्लिक परफॉर्मेंस, अब वो अपनी न्यू अमेजिंग लाइफ को पब्लिकली शोकेस करते हैं।
सोशल मीडिया पर कांस्टेंट अपडेट्स, न्यू पार्टनर के साथ फोटोज, सक्सेस स्टोरी, सब कुछ कैलकुलेटेड होता है आपको हर्ट करने के लिए। नंबर 3, द कंप्लीट इरेजर। लास्ट स्टेज में वो आपकी एग्जिस्टेंस को कंप्लीटली डिनाई करते हैं। पुरानी फोटोज डिलीट, म्यूचुअल फ्रेंड्स को ब्लॉक और एक ऐसी नैरेटिव क्रिएट करते हैं जैसे आप उनकी लाइफ में थे ही नहीं। फाइनल डिस्कार्ड एक बच्चे के खेल की तरह है जहां वो हारने पर बोर्ड गेम को ही पलट देता है। गेम खत्म करने की जिम्मेदारी की लेकर वो हार से बचना चाहता है। या समझिए एक ड्रॉनिंग पर्सन का लास्ट वायलेंट स्प्लैश जाते जाते सबको वेट करना चाहता है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं? एक केस में नार्सिसिस्ट ने 1 मंथ की साइलेंस के बाद सोशल मीडिया पर न्यू रिलेशनशिप अनाउंस कर दी। सारी कपल्स फोटोज एक ही दिन में पोस्ट कर दी जैसे पिछले 5 साल एग्जिस्ट ही नहीं करते। दूसरा एग्जांपल, एक नार्सिसिस्ट ने अचानक दूसरे कंट्री में जॉब एक्सेप्ट कर ली। नो डिस्कशन, नो क्लोजर, सिर्फ एक मैसेज, आई डिजर्व बेटर। तीसरा केस, एक नार्सिसिस्ट ने पूरी डिजिटल आइडेंटिटी चेंज कर ली। न्यू सोशल मीडिया अकाउंट्स, न्यू फ्रेंड सर्कल, इवन न्यू फोन नंबर, कंप्लीटली इरेजर ऑफ द पास्ट। ये एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस का लास्ट एक्ट है जहां विलेन ड्रामेटिक एग्जिट लेता है ये सोचकर कि ऑडियंस उसे याद रखेगी। इसे समझिए एक सूर्य ग्रहण की तरह, अचानक डार्कनेस छा जाती है लेकिन ये टेम्परेरी होती है, लाइट वापस आती ही है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन विक्टिम क्या है? इस स्टेज पर विक्टिम को इंटेंस इमोशनल ट्रॉमा फेस करना पड़ता है। अबैंडनमेंट की फीलिंग्स, सेल्फ वर्थ क्वेश्चंस और फ्यूचर एंजाइटी कॉमन होती है। लेकिन आयरॉनिकली यही वो पॉइंट होता है जहां से रियल हीलिंग स्टार्ट होती है। फाइनल डिस्कार्ड पेनफुल होता है लेकिन ये एक डिस्गाइज्ड ब्लेसिंग भी होता है। ये वो मोमेंट होता है जब मैनिपुलेशन का साइकिल ब्रेक होता है, रियल फ्रीडम मिलती है, ट्रू हीलिंग स्टार्ट होती है। रिमेंबर, जैसे फीनिक्स अपनी राख से दोबारा उठता है वैसे ही फाइनल डिस्कार्ड के बाद विक्टिम एक स्ट्रॉन्गर, वाइजर और मोर पावरफुल पर्सन के रूप में इमर्ज करता है। ओके, द मैसेज इज, आपकी साइलेंस ने प्रूव किया कि आप स्ट्रांग हैं। उनका डिस्कार्ड प्रूव करता है कि आप फ्री हैं और आपका फ्यूचर प्रूव करेगा कि आप विनर हैं। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है? जब आप एक नार्सिसिस्ट की साइलेंस को समझ लेते हैं तो आप उनकी मैनिपुलेशन का पहला लेयर ब्रेक कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, उनके रिएक्शंस की शुरुआत है, अंत नहीं। साइलेंस 2 तरफा हथियार है जो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और प्रोटेक्ट भी। फर्क सिर्फ इतना है, नार्सिसिस्ट इसका यूज मैनिपुलेशन के लिए करता है, विक्टिम इसका यूज प्रोटेक्शन के लिए करता है। अब जब आप दोनों पर्सपेक्टिव समझ चुके हैं, नार्सिसिस्ट की साइलेंस और उनके रिएक्शंस टू योर साइलेंस, तो आप बेटर इक्विप्ड है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से डील करने के लिए। कभी वो आपको साइलेंट करते हैं, आप फियर में जीते हैं। कभी आप उनकी साइलेंस का जवाब साइलेंस में देते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं। कब तक चलेगा ये छुपन छुपाई का खेल? क्या आपकी लाइफ सिर्फ इस टॉक्सिक साइकिल में गुजरेगी? सोचिए, हाउ लॉन्ग विल यू प्ले दीज गेम्स? कितने महीने और बर्बाद करेंगे? कितने साल और वेस्ट करेंगे? जस्ट स्टॉप दिस साइकिल राइट नाउ। याद रखिए, हर टॉक्सिक रिलेशनशिप की कहानी यूनिक होती है लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता एक जैसा होता है, समझ, स्ट्रेंथ और सपोर्ट। क्या आप भी ऐसी किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स दिखा रहा है? अकेले स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। एक कॉल, बस एक कॉल आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। हमारे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट काउंसलर्स टीम अवेलेबल है आपकी स्टोरी सुनने के लिए, आपको प्रोफेशनल गाइडेंस देने के लिए और वो सपोर्ट देने के लिए जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। बिकॉज यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व पीस। अब और नहीं, कॉल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर, क्योंकि आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक नई शुरुआत है। रिमेंबर, साइलेंस आपकी स्ट्रेंथ है, प्रोफेशनल हेल्प आपकी शील्ड है और आपका फ्यूचर आपका राइट है। Call now, this moment, because you can and you will heal. Just start today. Thank you.